আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিत सभी दादा माँ को आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24th December 1945, पेज 200। সিসি ঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন, कॉलेजেर दिके जोर दें। सीसी ठाकुर जी केष्टदा को कहने लगे कि कॉलेज की तरफ जोर दीजिए। অতুলদা, বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন সুন্দর ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার এমন চমৎকার সুযোগ যে সেই পরিবেশে থাকলে আপনা থেকেই গবেষণার আগ্রহ জাগে। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि विदेश में विश्वविद्यालय में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, वैज्ञानिक गवेषणा कुछ बहुत ही चमत्कार सुजोग है, जिस परिवेश में रहने से खुद व खुद गवेषणा करने की आग्रह जग उठती है। सीसी ठाकुर, এই এক दोष হয়েছে আমাদের। सीसी ठाकुर जी सुनकर कहने लगे, ये एक बहुत बड़ा दोष है हमारा। আমরা নিজেরা সফর কষ্ট করে অসুবিধার ভিতর দিয়ে কিছু করতে শিখিনি। हम खुद सफर यानी कि कष्ट करके असुविधाओं के माध्यम से कुछ सीख नहीं पाए। একদিনে সব সুবিধা হাতে আসে না। एक ही दिन में सारी सुविधाएं हाथ में नहीं आती है। অসুবিধার ভিতর দিয়ে সুবিধা সৃষ্টি করে নিতে হয়। असुविधाओं के द्वारा सुविधाओं को सृष्टि कर लेनी चाहिए। ওরা গোড়ায় যেসব স্টেজ স্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, আমাদের সেসব एक्सपीरियंस অভিজ্ঞতা নাই। वे सभी शुरुआत में जिन सारे स्टेज यानी के स्तर के द्वारा आगे गए हैं, हम उन सब एक्सपीरियंस यानी के अनुभवों को नहीं ले पाए। আমরা পরের সাজানো গোছানো ও যুগিয়ে দেওয়া সুবিধার মধ্যে রিসার্চ গবেষণা করতে অভ্যস্ত, তাই পরের সাহায্য ব্যতীত এক পাও চলতে পারি না। ठाकुर जी आगे और कहने लगे कि हम दूसरों के सजाया हुआ और जुगान देने की सुविधाओं के द्वारा रिसर्च यानी कि गवेषणा करने में आदत हो चुका है। इसीलिए दूसरे के सहायता को छोड़कर हम एक पैर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কি কাজ হয়? दूसरों के ऊपर निर्भर होकर क्या कार्य होता है? অন্যের সার্ভিস সেবা নিতে নিতে আত্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। दूसरों की सर्विस यानी कि सेवा लेते लेते आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। बलम बलम बाहु बलम, बलम बलम बाहु बलम। যা করতে যা যা লাগে সেসব নিজেরা করতে হয়। कुछ करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब खुद से करना चाहिए। ন্যাংটেরা যদি পরম পিতার নামে একত্র হয়, তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারে। नंगे अगर परमपिता का नाम लेकर एकजुट होते हैं तो वे भी असाध्य को साधन कर पाते हैं। परमपितार दयाয় এই অজ পাড়া গায়ে ব্যবস্থা তো नितांत कम হয়নি। परमपिता के दया से इस खेड़े गांव में व्यवस्थाएं तो कम नहीं हुआ है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी ने शिक्षा और अनुसंधान के संदर्भ में आत्मनिर्भरता और संघर्ष के महत्व पर जोर दिया है। श्री ठाकुर जी बताया है कि हमारा कमी ये है कि हम कठिनाइयों को से जूझकर आगे बढ़ना नहीं सीख पाए, जबकि वास्तविक प्रगति उन्हीं परिस्थितियों से ही होती है। सभी सुविधा तुरंत नहीं मिलती, उन्हें प्रयास और संघर्ष से उत्पन्न करना पड़ता है। श्री ठाकुर जी ये भी कहा है कि हमें दूसरों को द्वारा बनाई गई सुविधाओं पर निर्भर होकर काम करने का आदत पड़ गई है, जिससे हमारी आत्मशक्ति कमजोर हो गई है। इसलिए जो भी करना हो उसके लिए आवश्यक साधन स्वयं जुटाना चाहिए। यदि मनुष्य दृढ़ संकल्पों और ईश्वर विश्वास के साथ एकजुट हो जाए तो असंभव को भी संभव कर सकता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो आज का विषय वस्तु गवेषणा का ऊपर आधारित है, इसलिए मैं सूरजदा को अनुरोध करूंगा
कि गवेषणा करने का टाइम पे क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है, ये सब पेपर में थोड़ा सा जानकारी दे। जय गुरु दादा। जय गुरु। हमारे भारत में रिसर्च कल्चर जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पहले से ही रहा है। आप सभी को अगर पता होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो रॉकेट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, आप लोगों ने शायद से फोटो भी देखा रहेगा कि उसके जो उसको असेंबल करने के लिए जो सारे चीजें की जरूरत है, वो खुद साइकिल से लेके आते थे। और उनके जो सहयोगी है, उन लोग भी ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन करके चीजों को जुगाड़ करके जो इसरो आज हम देख रहे हैं, जो इतने सारे मिसाइल्स वगैरह जो चंद्रयान वगैरह मंगलयान वगैरह जो किए हैं, तो उसका जो शुरुआती दौर जो है, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कष्ट के द्वारा, ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख चुके हैं। और हम हमारा मतलब मैं ये चीज तो देखता हूँ, जो हमारी भावधारा है कि हमें खुद को तकलीफ में ला डालकर हमें कभी कुछ करना नहीं है। हमें ये क्या चाहिए कि भाई मेरे सामने बना बनाया सब कुछ रहे, मैं उसी से काम करूं। मैं जब मेरा जब रिसर्च मैं कर रहा था, तो अभी आप सभी ने सुना रहेगा चैट जीपीटी, जेनेरिक एआई, ये सब। तो जब मैं 2018 में जब मैंने रिसर्च शुरू किया था, उस टाइम में चैट जीपीटी वगैरह था। 2018 में नहीं, उसके बाद ज्यादा लोगों के बीच में वो फेमस हुआ था। बट तब तक चैट जीपीटी के यूज के बारे में या तो ये सारी चीजों के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब आप सोचिए, मैं जब रिसर्च किया था उस टाइम में लिटरेचर को पढ़ के, जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर है, उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए सिर्फ गूगल में तो हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गूगल में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन शोध एक ऐसा चीज है जहां पे हमें गोता लगाना पड़ता है। जैसे समुद्र के अंदर मोती छुपी हुई रहती है, तो गोताखोर जो है वो गोता लगाता है, समुद्र के सतह पर जाकर वो मोतियों को ढूंढ कर लाता है। बहुत बार वो विफल होता है। तो एक शोधकर्ता भी ऐसा ही होता है। उस वो जब तक उस सतह तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका शोध उतना फ्रूटफुल नहीं होगा समाज के लिए। तो ऑब्वियसली लिटरेचर अगर मुझे चाहिए, जो पब्लिश्ड लिटरेचर है, तो उसके लिए हमें बुक्स, हमें आर्टिकल्स, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और ये एक बहुत ही मेहनत वाली काम होती है, क्योंकि आपको एक ही साथ एक ही जगह पे सारे चीजें नहीं मिलती है। तो मुझे अभी भी याद है कि यूनिवर्सिटी में नॉलेज सेंटर करके एक बिल्डिंग है। तो मैं जब पहली बार वहां पे गया और जाके जब मैंने उस नॉलेज सेंटर का हालत देखा, मैं मन ही मन मुझे बहुत बुरा लगा। वो बिल्डिंग इतना बड़ा है और वहां पे हजारों हजारों लाखों थीसिस रखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन थीसिसों को रखा गया है, और भी बेहतर तरीके से उसे रखा जा सकता था। तो उस बड़े बिल्डिंग में जाकर मेरे जो रिसर्च एरिया है उससे रिलेटेड चीजों को ढूंढ कर वहां पे बैठकर पढ़ना, एक एक रिसर्च जो है करीबन करीबन 400-500 पेजेस के, तो इसमें बहुत समय की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लाइब्रेरी में जाकर उन लिटरेचर को रिव्यू करना, और ठीक उस तरीके से ये फाइंड आउट करना कि उस शोधकर्ता ने कहाँ तक शोध किया, और मुझे इसके आगे कहाँ पे उस शोध को लेके जाना है। क्योंकि गवेषणा या तो शोध करना ये एक ऐसी चीज होती है जो कभी एंड नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं है। जिस पहलू से मैं कुछ चीजों को देख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वही सेम पहलू से कोई और उस चीज को देखे। तो कोई भी एक एरिया शोध के लायक है, लेकिन हमारा वो नजरिया होना चाहिए
कि मैं किस तरीके से उस शोध को आगे लेके जा सकता हूँ। तो ये जो एक विदेश में जो शोध करने की जो तरीकाएं हैं और हमारे देश में जो शोध करने का तरीका है, मैं आप सोमनाथ, आपने मुझे पूछा कि मैंने कौन से डिफिकल्टीज फेस किए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जिस एरिया में शोध करना था वो एरिया टोटली डिफरेंट था जो जिस एरिया में मैंने शोध किया उससे। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक नया टॉपिक लेके जो अप्लाइड रिसर्च होता है, अगर आप एकेडमिशियन होकर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होकर अगर आप अप्लाइड रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपको गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब कुछ ऐसा शोध करना जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समाज को और एनहांस कर सके। तो मैंने शुरुआती तौर पे जो रिसर्च लिया था वो रिसर्च था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे जो कार्बन एमिशन होता है उस वजह से जो सोसाइटी में जो इम्पैक्ट होता है तो उससे हम कैसे बच सके। ये मेरा एक, मैंने सोचा था कि मैं इस पे शोध करूंगा। लेकिन वो टॉपिक मतलब एक्सेप्ट नहीं होने का सबसे प्रधान कारण ये था कि मैंने एमकॉम अकाउंट्स और फाइनेंस से किया है और इसमें कहीं पर भी मैंने अकाउंट्स या फाइनेंस को एज ए टॉपिक नहीं लिया था। मैंने कार्बन एमिशन को लिया था और उसमें ग्रीन अकाउंटिंग को मुझे लेना था, जो हम आज सुन रहे ग्रीन अकाउंटिंग वगैरह ये सारे चीजें। तो वहां पे मुझे ये बोल के उस चीज को रिजेक्ट किया गया कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा या फिर ये रिसर्च कंप्लीट करने में तो 8-9 साल लग जाएंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा असुविधा ये है कि जो गाइड है वो भी नहीं चाहता कि इतने सालों तक एक स्टूडेंट्स के पीछे वो दे, क्योंकि 3 साल जो है वो कम से कम टाइम पीरियड है पीएचडी खत्म करने का। तो सब चाहते हैं कि 3 साल के अंदर बच्चा जो है रिसर्च स्कॉलर जो है वो पीएचडी करके निकल जाए। और इस वजह से मुझे वो टॉपिक अप्रूव करके नहीं मिला। और आज देखिए, आज सब जगह पे उसी चीज के ऊपर रिसर्च का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। जो ईवी व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हम देख रहे हैं, ग्रीन अकाउंटिंग का बात चल रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स का बात चल रहा है, तो कोई ना कोई किया है। तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में अगर हमें कोई एक अप्लाइड रिसर्च करना है तो उसके पीछे कोई इंडस्ट्री हमें सीड मनी बहुत कम देती है। मतलब एक शोधकर्ता अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने जो कार्बन अकाउंटिंग और फुटप्रिंट वगैरह और एमिशन ऑफ कार्बन का जो मैंने टॉपिक लिया था, तो यहाँ पे अगर ये विदेश होता तो वहां पे कोई ना कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे शोध को फंडिंग करता। उसके पीछे जितने भी खर्चे हैं या जो भी उसका आउटकम है वो उस कंपनी फंडिंग करके उस कंपनी उसको अपने इसमें एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे हमारे देश में इस चीज की कमी है। अभी धीरे धीरे ये चीज शुरू हुई है, लेकिन इसके पहले इस चीज की बहुत कमी थी कि एक रिसर्चर अगर कोई अप्लाइड रिसर्च करना चाहता है तो उसको फंडिंग करने लायक कंपनी आज बहुत कम है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टकल है। इसके अलावा डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि कोई भी रिसर्च ऐसे नहीं होता है। आज के जमाने में जब मैं देखता हूँ कि कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करने के लिए टॉपिक बनाता है, वो सीधा क्या करता है, चैट जीपीटी में कमेंट देके वो एक रिसर्च प्रपोजल बनाता है। मतलब रिसर्च नहीं मानो कि कोई बच्चे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे और एक चीज की प्रॉब्लम ये है, रिजिडिटी। मैं अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई डेटा अगर कलेक्ट करने के लिए किसी के पास जाऊं तो उससे वो डेटा निकालना ये मतलब एक माउंटेन को हिलाने के जैसा है। मेरा जो रिसर्च एरिया था वो था अपना मुंबई महानगर पालिका के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके डॉक्टर्स, उसके स्टाफ, इन सब से डेटा कलेक्ट करना था, जिसमें नायर हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। टोटल 12 हॉस्पिटल मेरा एरिया ऑफ रिसर्च था। तो मैं पहली बार जब गया
मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि डेटा कलेक्ट करना कोई मामूली बात नहीं है और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक रिसर्च स्कॉलर को। जब मैं केएम हॉस्पिटल में गया तो वहां पे मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, दोनों के डीन अलग होते हैं। पहला जब मैं हॉस्पिटल के डीन को मिला, हॉस्पिटल के डीन कहता है नहीं, ये तो मेडिकल कॉलेज के डीन के पास जाके आपको अप्रूवल लेना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। मेडिकल कॉलेज के डीन के पास गया, बोलता है नहीं नहीं ये मेरा एरिया नहीं है, आपको हॉस्पिटल के डीन के पास जाके मदद लेना है, अप्रूवल लेना है। ये जो एक दूसरे के पास दूसरे दूसरे के पास भेज रहा है, इसमें करीबन करीबन 1-1.5 महीना निकल गया। जब देखा कि डेटा अप्रूव करने के लिए, डेटा देने के लिए जो परमिशन है वो नहीं दे रहे, मुझे मजबूरी में मुझे जाना पड़ा इधर मुंबई में जो पोर्ट एरिया है वहां पे जो इसका क्या बोलता है, बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो हेल्थ सेक्शन है उसके जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके पास जाके उनसे मुझे रिटर्न परमिशन लेना पड़ा कि आप मुझे ये परमिशन दीजिए कि मेरे रिसर्च एरिया ये है और इस रिसर्च एरिया में मुझे लोगों से सवाल पूछने हैं जो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हो सकता है, तो आप इसके लिए मुझे परमिशन दीजिए। 1-1.5 महीना बाद जब वो परमिशन का लेटर वो भी थप्पा मार के सिर्फ मिला, उसके बेसिस पे फिर मैं डेटा कलेक्ट कर पाया। एंड वो भी कैसा, ऐसे नहीं कि गया दिखाया और साथ साथ डेटा मिल गया, नहीं, क्योंकि जिनके पास से भी मुझे डेटा लेना था वो लोग सभी सुपर बिजी हैं और उनको पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, वो कंसेप्ट ही पता नहीं तो वो मुझे जवाब कैसे देगा। तो अवेयरनेस होना, ये सारी चीजों को भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं ये हमें, ये सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं जिसके वजह से आज, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है आज आज वो सारे कंपनीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है जहां पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं। शोध करना वही होता है कि एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। आज देखिए ये जो जेप्टो है, ब्लिंकिट है, या ऐसे सारे जो कंपनीज है जो सर्विसेज है, वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके सॉल्यूशन दे दिया। जो लोग आप एक चीज, आप सभी एक चीज को ध्यान दीजिए, जो लड़के जो घर पे बैठे रहते थे, उत्पात मचाते थे, या फिर जो कुछ काम नहीं करते थे, आज इस गिग इकोनॉमी के वजह से, गिग वर्कर कंसेप्ट के वजह से, जेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसे इंडिया मार्ट, इंस्टा मार्ट, ये सब आ जाने की वजह से ये सारे बच्चे जो बाइक लेके इधर उधर पागल के तरह घूमते फिरते रहता था, आज वही बाइक लेके वो एक ऐसा जॉब कर रहा है जो उसके टाइम कन्वीनियंस है, जिससे वो कुछ पैसे कमा रहा है और वो जिम्मेदारियों को उठा रहा है। तो सोचिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने ही प्रॉब्लम्स को टारगेट किया और उसको उसको सॉल्व कर दिया। अर्निंग बढ़ गया, एक बच्चा जो कुछ करता नहीं था उसका एक अर्निंग जब बढ़ा तो उसका फैमिली में कंट्रीब्यूशन बढ़ा। दूसरे साइड में जो कस्टमर बाहर नहीं जा पाते थे, एजेड लोग, या तो जिन जाके लाने में जो टाइम जाता था, आज वहां पे कितना सेव हो गया है। एक होम मेकर जो औरत रहती है, उसको कुछ लाना है तो उसको कितना रोज तकलीफ होता था, आज वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो ये चीज जो है ये समझना हमें जरूरत होगा। बोलते हैं ना कि स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो स्केर्सिटी है मतलब प्रॉब्लम है, कष्ट है। अगर हम उन स्टेज के द्वारा अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये चीज की वजह से हम जब दूसरों पे निर्भर करने लगेंगे तो मेरी जो आत्मशक्ति है, मतलब मेरे जो सुनने समझने उसको इम्प्लीमेंट करने की जो शक्ति है वो गायब हो जाएगा। आज वही हुआ है। एक बच्चा लीव एप्लीकेशन लेके आता है तो चैट जीपीटी से उठाया हुआ कॉपी किया हुआ लेटर लेके आता है। वो कल को जाके जब एक कंपनी में एक कम्युनिकेशन मेल ड्राफ्ट करने जाएगा या फिर एक लेटर लिखेगा, वो तो बिना चैट जीपीटी का कर ही नहीं पाएगा, तो उसकी खुद की उद्भावनी शक्ति तो खत्म हो गई। तो ये जो चीज है ये हमें समझना जरूरी है। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हमें खुद को एक्टिव होना होगा, हमें खुद को उस स्टेज से गुजारना होगा, उस कष्ट से हमें जाना होगा जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा और वही सीख हमें हमारे समाज को एनहांस करने में मदद करेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को मैं विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। डॉक्टर सूरज दा अभी बता रहे थे कि पीएचडी या रिसर्च करने में क्या क्या तकलीफ, क्या क्या कठिनाई सामने आता है। खास करके अप्लाइड रिसर्च में जब जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंडिंग का होता है, दूसरा डेटा कलेक्शन का होता है। और ये सब चीज कठिनाई को पार करके ये रिसर्च कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे और बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं आशा करता हूँ आगे जो जो रिसर्च करने के लिए सोचेंगे वो इस आलोचना से उपकृत होगा। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा। अभी बहुत सारे नया दादा मैं ज्वाइन किया है। मैं नाम बताता हूँ। ओम प्रकाश दा, अ, ओम प्रकाश दा, सिद्धांति देवी माँ, अनिल कुमार सिंह दा, हेमंत सेठी दा और पूनम शाह माँ। तो ये सब दादा माँ को मैं आलोचना प्रसंगों में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हमेशा ज्वाइन करते रहे। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए आदरणीय सुप्रकाश भाई को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें इस विषय वस्तु के ऊपर। जय जय गुरु। गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। अभी आज के टॉपिक में श्रद्धेय डॉक्टर सूरजदा ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं सुन रहा था उनकी बातों को। तो आज का जो टॉपिक है वो मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि हाँ, ठाकुर जी ने रिसर्च या विज्ञान के ऊपर दिया है, बट ये हमारे जिंदगी में भी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है। तो इससे हम हर एक कोई बहुत अच्छे से सीख सीख सकते हैं कुछ, कैसे चलना है इसके बारे में। तो मैं दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा रखने की कोशिश करूंगा। तो हमें पता ही है कि ठाकुर जी विज्ञान और रिसर्च इसके बारे में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनके पास हमेशा केष्टदा, फिर आई थिंक सुशील दा, ओके, तो ये सब लोग आते थे और विज्ञान के कितने सारे सवाल उनको पूछते थे और वो आसानी से सब चीजों का इतना अच्छा सा जवाब देते थे कि ये लोग सब अचंभित हो जाते थे। तो आज का टॉपिक में एक्चुअली जब ठाकुर जी केशोदा को रिसर्च कॉलेज की तरफ और ज्यादा ध्यान देने के लिए बोले, तो अतुल दा ने थोड़ा सा ऐसे हम लोग जैसे करते हैं कंप्लेन जैसा किया कि हमारे इधर तो इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, मेरे पास तो इतना अच्छा साधन नहीं है। तो साधन जब नहीं है तो ये रिसर्च भी थोड़ा स्लो ही होगा, तो हम लोग इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में ही ठाकुर जी ने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। तो वो पहले ही बोले कि हमारा जो ऑलरेडी जो टेंडेंसी रहता है ईच एंड एवरी टाइम कि हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को मतलब सफर करने की या फिर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स में खुद को डाल के सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचते ही नहीं है। हम लोग उसका उसका आदत नहीं है। हमें सिर्फ सुविधा चाहिए, इजीली अवेलेबल जो चीजें हैं उसी से हमको हमारा कार्य निर्धारण करना है। तो जैसे सूरजदा ने बोले कि चैट जीपीटी, एआई, इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है आज के दिन में। तो ये सेम वे हम लोग देखते हैं हमारे मेरे प्रोफेशन में, आईटी प्रोफेशन में, जो काफी लोग आते हैं इंटरव्यू देने। तो हम लोग, मैं जब इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ तो इट्स ऑलवेज कि बेसिक्स किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने उनको सुविधा लेते लेते ऐसे स्टेट में वो पहुंच गए कि उनको अगर बोला जाए कि आप ये एकदम छोटे, जैसे हम लोग पहले एबीसीडी लिखना शुरू करते हैं, एबीसीडी से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते पढ़ते बड़े होते हैं। किसी को आज के जमाने में एबीसीडी नहीं पता, क्योंकि उनको पहले ही एकदम पैराग्राफ्स कैसे लिखना है इजीली बिना कोई कष्ट किए वो सिखा दिया गया है। तो अगर और जब तक वो एबीसीडी नहीं सीखेंगे तब तक वो आगे का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग ये असुविधा के अंदर, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को फेस करके जब हम लोग धीरे धीरे उस चीज को सीख के करते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग एक्चुअली काफी ज्यादा अचीव कर सकते थे। और ये यहाँ यहाँ पे ये सूरजदा ने डॉक्टर कलाम के बारे में
उनके बारे में ये काफी कुछ बताया, एक उदाहरण दिया कि उन्होंने कैसे ये पार्ट्स लेके गए थे साइकिल में। तो उनके और भी एक और पहलू है, एक और पहलू ऐसे है कि जब वो पहली बार पढ़ाई कर पाया, कंप्लीट किए, तो उनको पायलट बनना था। ही फेल टू डू इट, उन्होंने वो कर नहीं पाए, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए एक पोजीशन से, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर उनको जब स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट लॉन्च का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, फिर वहां पे वो सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ पर वो क्रैश हो गया और एक और फेलियर आया। बट इन सब फेलियर्स में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास साधन कम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, मैं कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे फेलियर हो रहा है, और फिर से कोशिश की और अगली बार बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से दिखता है कि इनका मेंटल जो स्टेट कितना स्ट्रांग है, तभी जाके ये फेलियर्स होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है, इतना सारा सब कुछ को समेट के, सब कुछ को देख के फिर अपना सोल्यूशन खुद से निकालते हैं। विक्रम साराभाई जो थे, जो इसरो को जो जिसको इसरो का फादर भी कहा जाता है, इसरो को एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत ज्यादा उनका योगदान है। उन्होंने भी यही वो एक्चुअली ये डॉक्टर कलाम सर और विक्रम साराभाई, ये सब लोग मिलकर ये की टीम से ही ऐसे वो रॉकेट्स वगैरह बनाए थे, जिसका बात हम लोग सुने पहले। उसमें और भी था कि मैनुअली मतलब रॉकेट्स जो है उसको लॉन्च करने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है, एक लॉन्च पैड नहीं है, लॉन्च पैड बना नहीं सकते, कैसे करेंगे? उनको बोले मैनुअली करेंगे, मैनुअली आज तक किया नहीं था, सब लोग हैरान थे। बट फिर भी उन्होंने अपना प्रॉपर कैलकुलेशन दिमाग चलाया और वो मैनुअली लॉन्च हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे देश में, जो हमें दिखाते हैं कि हम अपना परिस्थिति को लेके ऐसे ही अगर ये हो जाएंगे, ऐसे ही अगर थोड़ा अपना फोकस खो जाएंगे, अगर हम कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं हो पाएगा, तो फायदा नहीं है। उनमें काफी लोग हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है डॉक्टर होमी भाभा हैं, रामानुजन सर थे मैथमेटिशियन, सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने भारत में रह के भारत के विज्ञान को इतना ज्यादा समृद्ध किया है। और इस चीज को मतलब जो फेलियर है, जो कठिन परिस्थिति है, इसको कभी इतना महत्व ही नहीं दिया है, उसके आगे जाके कैसे और समृद्ध होना है वो देखा है। तो एक और चीज ठाकुर जी इसके आगे बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो करने से आता है, अगर जब तक हम लोग करेंगे नहीं तो अभिज्ञता जो एक्सपीरियंस वो आएगा नहीं। तो बाहर के देश ने काफी पहले स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिश लोग आए थे, तो हमें थोड़ा टाइम लगा। बट एक बार जब हमने ये स्टार्ट किया, हम लोग करने शुरू किए, तब इतना जल्दी हम लोगों ने अभी देखिए इतना अच्छे से पिकअप किया। 1947 के बाद से, इंडिपेंडेंस के काफी दिनों बाद से इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट उस एस्टेब्लिशमेंट के बाद से अभी करंट स्टेट में इंडिया पहला नेशन था जिसने मार्स पे ये रॉकेट भेजा, इस ऐसे एक टेक्निक से जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इस टेक्निक का किसी और ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था इससे पहले, एंड इट वाज द सक्सेसफुल लॉन्च, सक्सेसफुली मार्स तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा निदर्शन है कि हम लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके भी बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस कभी हमारा बैरियर नहीं हो सकता। तो हम लोगों को हमेशा ऐसा आदत होता है कि कोई एक अच्छे से सजा के कुछ ऐसा करके देंगे, तभी जाके हम काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोगों का खुद का जब करते नहीं है तो आत्मशक्ति, जो दादा बोल रहे थे, आत्मशक्ति वो नष्ट होता है, मेरा करने खुद का करने का जो क्षमता है वो नष्ट होता है। यहाँ पे दो छोटे छोटे एग्जांपल्स याद आ रहे हैं। एक तो ये मेरे ऑफिस में अभी मुझे जब कोई आता है नया मेंबर, वो नॉलेज ट्रांसफर लेता है, मैनेजर भी मेरे थे, उन्होंने सिंपल नॉलेज ट्रांसफर लिया, सब लोगों ने उनको बताया कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है, ही वाज हैप्पी विद इट, और उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं किया।
मुझे लगा कि क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो मुझे सीखना है, तो मैंने अच्छे से उसको चीज को देखा सीखा। फिर जब एक्चुअली में प्रोजेक्ट में काम करने गए तो देखा गया कि मेरे मैनेजर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कितने दिन में 5 दिन का काम है, मैं उनको 10 दिन बोल रहा हूँ। बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, वो बोल रहे नहीं नहीं हाँ ठीक है 10 दिन ही करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा फनी है, बट फिर भी ऐसा है कि जिसको पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल का, वो अच्छे से उसको डिरेक्ट भी कैसे करेगा, मैनेज भी कैसे करेगा, उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये जो आत्मशक्ति का निर्धारण है, इसमें ये बड़े हमारे मंदिर में जो इतने बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उस उत्सव में ये आनंद बाजार के बाद बहुत सारे बर्तन रह जाता है। हम लोग अगर ये सोचते कि नहीं कोई बाई या फिर दलिदा ही धो सकते हैं और कोई नहीं धो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो कभी धुलता नहीं। उन लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता, हमारा जो खुद का करने का क्षमता है वो खत्म हो जाता। बट वहां पे मनीष दा, रमादा, ये लोग और भी बहुत सारे गुरु भाई आते हैं और वो खुद से अपने हाथ से साफ करते हैं। उन लोगों को क्या जरूरत है साफ करने की? नहीं, बट वो लोग करते हैं। और किस लिए करते हैं, ये एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि परमपिता को लेके जब चलते हैं तभी ये कर पाते हैं। हमारे दिमाग में ये है कि इस परमपिता का काम है, परमपिता हमें क्या सिखाए इस स्टेट में, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो जब हमारे दिमाग में है हर किसी के, तो ये हमेशा ऐसा आता रहता है, हम लोग कर पाते हैं हमेशा। तो ठाकुर जी वही लास्ट में कह रहे हैं कि जब काफी सारे ऐसे लोग परमपिता को लेके आगे बढ़ते हैं तो उनमें वो क्षमता आती है, उनमें वो शक्ति आती है और अच्छे से करने के लिए। को अभी परमपिता को लेके चलना मतलब क्या, यहाँ पे हर किसी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ ही सिर्फ करना है और पूजा पाठ करने से हो जाएगा। इवन दो इसरो का रॉकेट लॉन्च से पहले भी वो ये वो पूजा करते हैं, पूजा करके प्रणाम करके लॉन्च करते हैं, वो साइंटिस्ट है फिर भी करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे मेन मीनिंग ये है कि ठाकुर जी ने ना जो आदर्श दिखाया है वो आदर्श को लेके चलना है। तो हमारे क्या क्या आदर्श है इसमें कि काम के प्रति जो डिवोशन है, उसके बाद वो डिवोशन रखना है। उसके बाद ठाकुर जी ने बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मैं कितना पथ चला उसमें हमें थक जाऊंगा, आगे बहुत आगे का सोच के नहीं थकना है, मुझे सिर्फ आगे अभी के स्टेट में क्या करना है उतना काम करना है, उसमें फोकस करना है, एकदम एक निष्ठ होकर काम करना है, एक आदर्श को लेके चलना है। और फेलियर अगर आए भी तो कभी रुकना नहीं है, हमेशा चेष्टा करना है। वही ठाकुर जी का बानी है, बांग्ला में ही मुझे याद है, और अम्लान चेष्टा है तुम्हें मुक्तिर पथे निये जावे, मुक्तिर दिखे निये जावे। तो वही अगर हम म्लान नहीं होगे, कोई फीका नहीं पड़ेगा, हमारा जो चेष्टा है, हमारा जो कोशिश है वो फीका नहीं पड़ेगा, वो एक निष्ठ होके परमपिता को लेके एक आदर्श के साथ उनके टीचिंग्स के साथ अगर फुल्ली चेष्टा करते जाएंगे और वो चेष्टा ही हमें सक्सेस की ओर लेके जाएगा। और यहाँ पे यही सारी बातें जो आज डिस्कस हुआ ये सिर्फ साइंस के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। मैं जानता हूँ मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ साइंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज हमारी जिंदगी के हर एक चीज में ये एप्लीकेबल है। यहाँ क्या हम लोग रोज का रोज क्या क्या काम करते हैं, हम लोग मंदिर में जो काम करते हैं, ये घर पे जो काम करते हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, पढ़ाई लिखाई, ऑफिस वर्क, हर एक चीज में ये एप्लीकेबल होता है, हर एक चीज। और यहाँ पे बहुत निदर्शन है जो बार बार हमें दर्शाता है, विभूतिदा ने लैंड का जैसे किया, बहुत सारे ऐसे निदर्शन है जो हमें दर्शाता है कि किसी की जरूरत हमें नहीं है, परमपिता ने हमें सब कुछ दिया है, सारे साधन दिए हैं, वो साधन हमें सिर्फ अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में और उनको लेके उनके आदर्श को लेके चलना है, तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठाकुर जी ने गारंटी दिया है, हम लोगों को तो सिर्फ चलना है। यही कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, असाधारण आलोचना रखे है सुप्रकाश भाई। ये चीज जो ठाकुर जी इधर बताया है ये खाली रिसर्च के लिए नहीं, सभी फील्ड में ये एप्लीकेबल है, एकदम बिल्कुल सही, सभी चीज में एप्लीकेबल है। सुप्रकाश भाई जो एग्जाम्पल दिए है वो एकदम बहुत सुंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो एग्जाम्पल दिए, उन्होंने सही 2 बार फेलियर हो गया, एयरफोर्स में पायलट बनना था लेकिन फेल हो गया। तभी जब वो उनका टीचर के पास गए तो टीचर बोला तुम पायलट से भी बहुत ज्यादा बड़े कुछ तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तो डोंट बी डिसहार्टेंड, तुम दुखी मत हो, तुमसे इससे ज्यादा भी कुछ तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो यही है शिक्षा, मतलब फेलियर होने से
दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मनुष्यों के लिए और कुछ वेट कर रहा है, और बिगर अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, मतलब इसके बारे में, रिसर्च के बारे में बहुत सुंदर आलोचना रखी है सुप्रकाश भाई ने, एकदम प्रैक्टिकल वे में आलोचना की है, बहुत अच्छा लगा। अभी कोई ज्यादा माँ आलोचना करने चाहेंगे रिसर्च के बारे में, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो? जय गुरु। कोई कुछ आलोचना रखना चाहेंगे दादा माँ? कोई नहीं आलोचना करना चाह रहा है, तो मैं श्रद्धेय शशिधर को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज बहुत सुंदर भाव से डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा और सुपरराज दा आलोचना की है। जो सुपरराज दा हेडलाइन ड्रॉ किए वो एक्चुअली वास्तविक एक साइंटिस्ट को यहाँ पर उद्बोधन किया जा रहा है, तो उसके लिए ये सब बातें हैं। बट देखा जाए श्री श्री ठाकुर जी का जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट सारे फील्ड्स के लिए एक ही यही प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा, देन वो सक्सेस आएगा। श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें अभी मैं अंडरलाइन कर रहा था बैठ के, तो श्री श्री ठाकुर जी को जब अतुलदा बातें कर रहे थे जे विलायत व लंदन में कि बाहर रही भारत में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है, उसमें जो वातावरण है, जो सुविधा सब दिया गया है लैबोरेटरी में, तो उसमें रिसर्च करने के लिए एक इच्छा जागती है देखने से। तो श्री श्री ठाकुर जी तो वहाँ पर अतुलदा को बोले जे यही हमारी एक बड़ी कमी है, यही हमारी एक बड़ी कमी हो गई है। क्या है ना, प्रत्येक मनुष्य आज का डेट में कोई कष्ट के अंदर, कठिनाई के अंदर गति करके कुछ सुख सुविधा मिले ये नहीं चाहता है। ये हमारा अभी जो ब्रेन में एक कोडिंग टाइप का हो गया है, जो हमको सब कुछ सुविधा चाहिए। मैं भी देखता हूँ अभी जो जिसको आप जेन जी बोल रहे हो, उसका नेक्स्ट जनरेशन को अल्फा बोल रहे हो, उनका जीवन को मैं देखता हूँ तो उनका जीवन में फर्स्ट क्राइटेरिया है हमको सब सुख सुविधा चाहिए। तो मुझे बचपन में याद है, हम लोग 1.5-2 किलोमीटर जाते थे स्कूल चल के, फिर लंच में खाना खाने के लिए टिफिन नहीं दिया जाता था। हम लोग चल के समर में, जहाँ पर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर होता था, हम बिना छत्ते अम्ब्रेला में घर आते थे खाने के लिए, चल के फिर जाते थे, मेरे को याद है। और ट्यूशन में जाता था 9 किलोमीटर साइकिल में, और आता था 18 किलोमीटर, फिर कॉलेज जाता था 18 किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर डेली साइकिलिंग था। ये मैं बोल रहा हूँ मेरा ग्रेजुएशन पहले का बात, मतलब जब मैं इंटरमीडिएट किया, मतलब डेली 36 किलोमीटर साइकिलिंग। अभी किसी को बच्चे को बोलोगे तो बोलेगा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये व्यवस्था इतना नहीं था। जो अभी बातें हो रहा था, जे सोमनाथ दा, सुपरज दा और डॉक्टर सूरज दा बोल लेते जे अब्दुल कलाम के बारे में। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन इज इटसेल्फ ए आइडियल लाइफ का, जैसे बोल रहे थे जे पायलट, जब उनका इच्छा था, ड्रीम था, बट टोटल पायलट सिलेक्शन होने वाले थे 8, बट उनका रैंक था पैन इंडिया में 9th। आप सोचो कितना एक बंदा टूट जाएगा, मतलब 8 लोग सिलेक्शन हो गए, उनका पोजीशन आया 9th, उसके हिसाब से वो फेलुअर हुए थे। और वहीं से जो सोमनाथ दा बोले थे, ये यहाँ से उनका डीआरडीओ का सफर शुरू हुआ। बचपन में न्यूज़पेपर बेच के घर का फैमिली का ये करते थे। सब लोग जानते होंगे स्ट्रीट लाइट में पढ़ना कितना पेनफुल है, मच्छर काटता है, ये करता है, उनका जीवन था। जिसको हम मिसाइल मैन बोलते हैं, भारत का प्रेसिडेंट बने, ये आपको सबको पता है। इसरो एंड डीआरडीओ का उनका भूमिका क्या है सबको पता है। ये व्यक्ति इनका जीवन में ही इज नेवर अलाउड पॉवर्टी टू स्टॉप हिम फ्रॉम एनी रिसर्च और गोल। कोई भी, ठाकुर जी बोलते हैं, उनको जैसे दारिद्र को परास्त कर दिए थे, कोई असुविधा को सुविधा में कन्वर्ट कर दिए थे। ये जो ब्रेन, ठाकुर जी बोलते हैं, ये ऐसी टाइप का होने के लिए क्या चाहिए,
ना जीवन में सरेंडर चाहिए आदर्श के प्रति। बस श्री ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट के बिना ये सब नहीं हो पाएगा। खान पीन में वो वेजिटेरियन हुए, कम खर्चा होगा। उनका जन्म हुआ है फिशरमैन विलेज में, वो इट सेल्फ है वेजिटेरियन, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा। जो एडजस्टेड मैन है, 2 पायजामा 2 शर्ट में रखे थे, उनका जब शेषकृत्य होता था न्यूज़ में मैं देखता था टीवी में, उनका ड्रेस नहीं था, 2 इतना बड़ा साइंटिस्ट हो के 2 ड्रेस। तो ये जो नियंत्रण श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो एक ही दिन में सारी सुविधा सबको चाहिए। मुझे याद है मेरा एक रूममेट थे भास्कर करके भुवनेश्वर में, हमारे पास पैसा नहीं था खाने के लिए, हम लोग बाहर आके स्ट्रगल कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव दे रहे थे। घर से एक जिद्दी पकड़ के बैठा, घर से 5 पैसा हम लोग लेंगे नहीं, घर का बर्डन नहीं बनेंगे। सोचते हैं लेने के बाद एक अलग टाइप का बॉडी में ऊर्जा पैदा हुआ। 3 दिन ये जो पोहा में पानी डाल के हम खा के रहे, और जब सत्संग बिहार आते थे एक राजा की तरह आते थे, लोग सोचते थे इनके पास बहुत सारा पैसा है, मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, उनके पास पेट्रोल के लिए पैसा है, सब कुछ है, खाने के लिए कोई किसी को पता भी नहीं था, किसी को अनुभव करने के लिए नहीं दिए हम लोग। मेरा जीवन में मैं देखा है कि हाथ उधारी जो होता है, किसी को फैलाना, दादा थोड़ा 500 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दीजिए, आज मुझे नहीं है। मेरा पास एक सर्कल था, हमारा पास एक सर्कल था, एक करके कुन्नू भाई, नित्य भाई, बापिनो भाई, ऐसा करके बहुत बड़ा एक सर्कल था। 15-20 लोग हम मंदिर धोते थे। कुछ लोग उसमें बड़े बड़े पोस्ट में चले गए, कोई क्लास 1 ऑफिसर बन गया, कोई ये बड़ा बड़ा नौकरी किया। बट हमारा जब असुविधा आया, मैं अभी एक जाके एक होटल में हम ये ग्रुप को बुला के हम लोग ये गुरु भाई लोग को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जे क्या ये गुरु 12-13 लोग जो आप आए हो इधर होटल में, क्या ये 12 लोग के जीवन में असुविधा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है? बट ये 12 लोग परस्पर को कभी 1 रुपया मांगे नहीं। ये जो जितना असुविधा आया, ये लोग चीर के चले गए, मांगे नहीं। मतलब क्या हुआ है, ये असुविधा में किसी को परस्पर को मांगे नहीं, मतलब क्या, असुविधा को परास्त कर दिए लोग सब। मेरा जीवन में जितना डिफिकल्टीज आया था, मैं उसको परास्त किया इंडिविजुअली, बिना एजुकेशन में। कहीं पे एक प्रॉपर एजुकेशन में टीम लीड बनना, ये मनोरंजन दास सीईओ है कंपनी में, उनको पता है। आपके पास आज का डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होते हो तो फाइनेंस में कोई जगह में तुम लीडर नहीं बन पाओगे, ये उनको पता है, मुझे भी पता है। बट हमारा जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ है। हमारा जीवन में हम लोग पुरुषार्थक पुरुषाकार को जागृत किए, किसके वजह से? श्री ठाकुर जी का जो दीक्षा और सोचते इनको पालन करके। जब ठाकुर जी बोलते हैं जे माने सर्वहरा, नंगा मतलब क्या, सर्वहरा लोग। सर्वहरा लोग जब परम पिता के लिए काम करेंगे, अतुल दा को बोल रहे हैं, जितना आप बोल रहे हो तो वहां पर इतना सारा विलायत में है रिसर्च करने के लिए, आपका स्पृहा जगेगा कि आप कर पाओगे। बट ठाकुर जी बोलते हैं कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया में आपके हाथ में, बट आपके हाथ में खाली एक ही सेंटर रहेगा, श्री ठाकुर बा परम पिता। जी ठाकुर जी बोल रहे, खुद को तो बोलेंगे नहीं मैं परम पिता हूँ, तो श्री ठाकुर जी बोले जीवन में श्री ठाकुर ओनली रहेंगे, तो नंगा लोग भी एकत्रित होकर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। उनको उत्साहित कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो पाबना में जो विश्व विज्ञान केंद्र है उसका आप इंचार्ज बनिए, यहीं पे रिसर्च करिए। तो ठाकुर जी को बहुत सारा एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एक 1 by 1 जो ठाकुर जी बोलते हैं नौकरी करके आप, तो अतुल दा आप 300 रुपया नौकरी के पास सरेंडर करके गलत कर दिए। मेरा ख्याल से 6 महीना जो आप घर पे बैठे थे वो बेस्ट था। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक आशावादी मनुष्य थे, जो हम लोग को जो सुपग्रस दे बोले ना, जो बाई आके धोएगा और हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पर कोई साइंटिस्ट के लिए बातें श्री ठाकुर जी बोले हैं, बट ये सारे क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है। श्री ठाकुर जी क्या बोले, जे हम दूसरे के बनाए हुए वातावरण और दे हुई सुविधा के ऊपर भीतर रिसर्च गवेषणा करने के आदि हबी हो गए हैं, इसलिए दूसरे के सहायता के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। ये खाली रिसर्च के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे के बना हुआ है। अभी जैसे घर का के परिवार का सदस्य है, करुणा आता है, जे ये इसको थोड़ा हेल्प करते हैं, नहीं, उनको खड़ा करना है। घर बना
ये कर वो कर, जो भी है घर का जो परिवार का सदस्य, मुझे कोई कुछ दिन पहले कुछ 5,000 रुपया मांगा। मुझे बोला जी शशिदा वो व्यक्ति गरीब है और उस स्कॉलरशिप पे करने के लिए हम गुरु भाई से सहायता मांग रहे हैं, आप 5,000 रुपया दीजिए। मैं बोला एकदम 5 रुपया नहीं दूंगा। मतलब क्यों? एक तो ठाकुर जी बोल रहे हैं सहायता करने के लिए। मतलब जो स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए चाहता है तो उसका कैलिबर कहाँ पर है? वहां पर कहाँ पर कैलिबरिटी है? अर्थ उसको बाधा सृष्टि कर रहा है तो ट्यूशन क्यों नहीं कर रहा है? हर दुनिया में हर चीज को फाड़ देने का शक्ति है, परमपिता दिए हैं। तुम उसको हैंडीकेप्ट बनाना चाहते हो? हमारा लाइफ तुम जानते हो जहां पर यहाँ पर आके पहुंचे कैसे? यहाँ पर हम पहुंचे कैसे आपको पता है? परमपिता श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये लोग को ऐसा कुछ नहीं करो जैसे वो अकर्मण्य हो जाए। आज हम लोग सबको इसी रास्ता में भटका दिए। किसी को सहायता नहीं करते हैं, वो कैसे करे? कैसे करे मतलब सुबह 30 मिनट पहले कैसे इष्टभूति दे, कैसे 2 वाला प्रार्थना करे, कैसे मेडिटेशन आधा घंटा करे। आप किसी को सहायता करना चाहते हो, किसी को श्री ठाकुर जी बार बार हमको बोल रहे हैं, बट हम लोग सुन नहीं रहे। किसी को सहायता आप करना चाहते हो, यही करो। अर्थ उसको बाधक नहीं सजेगा। वो बोले ना जी मैं मीट नहीं खाऊंगा, मुझे मीट का कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। अब्दुल कलाम बोल रहे थे, वेजिटेरियन बन गए थे भाषण में, त्याग किए थे वो लोग मुस्लिम होके। तो उनका बोले ज्यादा खर्चा हो रहा है तो सबसे सस्ता वाला जूता पहनते थे। वो उसको कंटिन्यू किए जब तुम मिसाइल बन गए थे, तब तक भी कंटिन्यू करके रखे थे। नहीं आज मैं को भारत का प्रेसिडेंट बन गया तो मेरा आदर्श को त्याग कर दूं, मेरा चाल चलन को त्याग कर दूं, एक दिन भी नहीं किए थे। नॉर्थ ईस्ट में एक स्पीच सुन रहा था, तब बोल रहे थे जे मैं मेरा जीवन का परिवर्तन में तब तक प्रेसिडेंट तक भी नहीं किया, क्योंकि वो आदर्श पथ में थे। तो व्यक्ति को तुम क्यों इतना सहारा देना चाहते हो? वो खुद ढूंढेगा, वो खुद भिक्षा करेगा, तुम क्यों कर रहे हो? वो मांगेगा। जिसको सर्विस दिया, ठाकुर जी बोलते मांगो ना, मैं उसको जानता हूं तो मैं क्यों दूं? जिसको वो सेवा दिया है उसका सेवा मूल्य उसको देगा। अभी कुछ लोग को मैं सेवा दिया हूं, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे कुछ लोग को मैं सेवा दिया हूं, और वो व्यक्ति आतुर होके पड़ा हुआ है जे शशिकांत का कभी अव्यवस्था होगा, असुविधा होगा, मैं देने के लिए रेडी हूं 5 लाख रुपया। वो बैठा है पकड़ के रखा है मेरे लिए एफडी मार के, जब उनका असुविधा होगा तो मैं दूंगा। मतलब इतना सेवा दिया हूं। और उसी दिन मैं मांगूंगा जाके जे मुझे दादा कुछ रुपया दे दीजिए, वो 5 लाख रुपया तोड़ के मुझे देगा। ये ऐसे हुआ है हमारा जीवन में। एक व्यक्ति का मैं देखा हूं, सेवा दे रहा था निस्वार्थ भाव से, कोई कंडीशन नहीं रहेगा। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो पढ़ रहा हूं, जे यदि हमेशा दूसरे पर निर्भर रहे तो कोई काम नहीं होता। दूसरे की सर्विस सेवा लेते लेते आत्मशक्ति नष्ट हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो अतुल दागू बोल रहे हैं, जो दूसरे का डेवलप हुआ सो बना हुआ बिलात में तुम जाके करोगे तो तुम्हारा जगत में, तुम्हारा कंट्री में क्या हेल्प हो सकता है? सब तो बना हुआ है, बट वो अवस्था में सबको लेके जाना कोई नहीं चाहता है। जे नहीं मैं जैसे वहां पर हुआ इधर करो, होता नहीं। एक व्यक्ति का पास गाड़ी नहीं था, कार नहीं था, मैं देखा कुछ दिन पहले उसका टोटल रोजगार नहीं है, 0 रोजगार। वो गाड़ी पकड़ के घूम रहा है। उड़ीसा गया था अभी, जो लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। मैं बोला दादा आपके पास तो, गुरु भाई मैं बोलता आपके पास तो नौकरी वगैरह नहीं, आप तो गाड़ी चढ़े रहे हो ना, सब परम पिता का देन है। मेरे परम पिता का देन कैसे है? ना किसी को लगा जे मैं उनको बहुत ज्यादा सेवा दे रहा हूँ और जाने आने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे गाड़ी खरीद के दे दिए। ये कोई वास्तव बात नहीं है। ठाकुर जी का जो वॉल्यूम 2 पढ़ा था, मैं ठाकुर जी को बोला नहीं, ठाकुर जी जो बोले वो सब गलत बोले, क्योंकि ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रहा है जगत में। तुम्हारा सुख सुबत के लिए वो रेडी हो जाएगा कैसे? ना उनका दो बोला तो, वो तो बोला नहीं, उसका मुंह से नहीं सुना, जो दिया था उसको पूछा तो बोला जब 5 महीना तक पिताजी का तबीयत खराब था, ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के मेरा पिताजी के पास था। आप सोचो तो,
तो बोला जाने आने में दिक्कत होता तो एक गाड़ी खरीद के दे दिया। बिलीव कर पा रहे हो ये सब चीज क्यों होता है? श्री ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं जे दूसरे के सर्विस लेते लेते हम लोग सर्विस ले रहे, वो सर्विस दिया तो उसका आत्मशक्ति भी नष्ट हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कुछ करना है उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब स्वयं करना पड़ता है। इसलिए हमारा जीवन में हम जहां तक पहुंचे भी श्री परमपिता का दया से कितना जो भाग्यवान हम लोग हैं। आपको पता नहीं मेरा पीछे जो मैं कभी नहीं सोच पा रहा था जो एक दिन में 2 स्टिक को छोड़ पाऊंगा। 5 साल कोई बॉडी स्टिक में रहेगा, डॉक्टर लिख के दे रहा है सारा जीवन तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारा तो आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। एक दिन डाइनिंग टेबल खरीद के लाया, ये मुंबई का बात कर रहा हूँ। डॉक्टर लिखा था जो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना है, नीचे बैठोगे तो तुम कभी जिंदगी में उठा बैठ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट डे में रिटर्न ही कर दिया और घर पे मेरा डाइनिंग टेबल है ही नहीं। बड़ा घर भी लिया था गोवा में, वहां पर भी नहीं था। क्यों? जब मेरा आत्मविश्वास को एक डॉक्टर निर्धारण करेगा जे मैं क्या बनूं, मेरा परमपिता के ऊपर कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, परमपिता आचार्य देव के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है। वो बोले डॉक्टर का बात मानने के लिए, मैं डॉक्टर का विपरीत में गया। क्या मेरा परमपिता श्री पूज्यपाद आचार्य देव के विरुद्ध में मैं गया? यहीं पे सब गड़बड़ स्टार्ट होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यदि ये जो सर्वहारा लोग, ये जो नंगे लोग परमपिता के नाम पर एकत्र हो जाए तो भी असंभव को संभव कर देंगे। जो व्यक्ति चलने का कोई गारंटी नहीं था, आज मैं दौड़ रहा हूं चलने का। मुझे ये मनोज भाई बगरा पुणे में बोलते थे, शशिकांता मैं देख के खुश हो जाता हूं आपको, क्योंकि आपके लिए चेयर लगा जाता था सत्संग में, आप बैठ नहीं पाते थे नीचे। 3 लोग जितना स्पेस लेते थे उतना जगह होगा तो नीचे बैठ के खाते थे। आज आप दौड़ रहे हो किसके लिए? ये जो विधि है, ये विधि को माना थोड़ा वक्त के लिए, मतलब मानता हूं इतना दिन तो चला गया। आज जो लिक्विड है वो लिक्विड नहीं होने से भी चल सकता हूं मैं। मेरा आत्मविश्वास आ गया जे नहीं, डॉक्टर मेरा निर्धारक नहीं है, डॉक्टर तो ठाकुर है। जब वो विधि दिए हैं जे मेरा कुछ नहीं होगा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव बोल दिए जे बेंगलोर मंदिर में 2014 में दिसंबर महीना था, जाके बोला जे मेरे लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बट उनके ऊपर विश्वास नहीं है ना। जब विश्वास करने लगा जे नहीं, वो मुझे गारंटी दिए मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये डॉक्टर फॉक्टर किसी का नहीं। मेडिसिन छोड़ दिया मैं, मेडिसिन पहले छोड़ दिया मैं। जब वो बोल दिए मेरा कुछ नहीं होगा, जब मैं दौड़ा 25 किलोमीटर होता था, 52 सत्संग में अटेंड किया। हैदराबाद में एक दिन बंद नहीं किया, 2 बस चेंज करके। तब मेरा गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। आज का डेट में मैं देखता हूँ, कल मेरा परसों में फादर इन लॉ को बोल रहा था सेम चीज, मदर इन लॉ का नी में इशू था। बोला मैं कंप्लीटली सुस्त हो चुका हूँ बिना मेडिसिन में, थालकुड़ी पत्ता खा के मेडिटेशन करके प्रार्थना करके ठाकुर जी का थोड़ा बहुत काम करके सुस्तता। यही बोलते हैं जे तुमको स्वास्थ्यवान होने का पथ पता होना चाहिए, देन तुम किसी को स्वास्थ्यवान बना सकते हो। ये श्री ठाकुर जी लास्ट को एक 30 सेकंड में बोलता हूँ, जे परम पिता की कृपा से इस होने से सब कुछ हो सकता है। उसका प्रमाण मैं कहीं पे ढूंढता नहीं हूँ, मेरे ऊपर मैं देखता हूँ जे मैं तो ही वही व्यक्ति हूँ, जे देखो आज क्या हुआ है। तो इतना बोल के मेरा बातें को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सचमुच सुशीदा जो बोल रहे थे, मतलब विश्वास करना भी मुश्किल पड़ता है, एकदम अविश्वास्य है ये सब। परम पिता का दया से मतलब असंभव को भी संभव किया जा सकता है। परम पिता का ऊपर भरोसा रहेगा तो, और उनका पथ में चलेंगे तो असंभव भी संभव होगा। ये चीज सुशीदा ने बता रहे थे और दुर्दांत एग्जाम्पल दे रहे थे। तो आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। जय गुरु दादा, वीडियो बंद करके जय गुरु कीजिए। सबको जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। पंकज जय गुरु। जय पददा जय गुरु। जय जय रामदा जय गुरु। दादा माँ जय गुरु। जय गुरु। दादा